हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पशुधन प्रबंधन के बारे में। पशुधन प्रबंधन, एनिमल हस्बेंड्री। मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले पशुधन प्रबंधन के बारे में जान लेते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन पशुओं के बारे में पढ़ना है और प्रबंधन में क्या क्या करना है। ठीक है, हम जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत पशुधन के अंतर्गत कौन कौन से पशुओं के बारे में पढ़ना है, किन पशुओं के बारे में जानकारी लेनी है, अध्ययन करनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज प्रबंधन, अगर हम पशुओं को पाल रहे हैं या उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं पशुओं में किन किन पशुओं को पढ़ना है। जैसे हो गया कौन कौन से पशु हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, मुर्गी हो गई, और क्या हो गया, सुअर, इसको भी पढ़ना है। तो हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पशु हो गए, लेकिन इनको हमें पालना है, इनके बारे में तो हमें जानकारी होनी चाहिए, कैसा प्रबंधन होना चाहिए। अगर इनको हम पाल रहे हैं तो किन किन बातों को हमें ध्यान रखना होगा, किन किन चीजों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, यानी प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, हमको बात ये करना है। तो प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहली बात करते हैं आहार, खाने के लिए। पहला बिंदु आहार, दूसरा बिंदु आवास, भाई रहने के लिए आवास होना चाहिए, खाने के लिए भोजन होना चाहिए। फिर उसके बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी कि पशुओं का स्वस्थ होना भी जरूरी, क्योंकि हम पशुओं को पालेंगे ना किसी उद्देश्य के लिए पालेंगे, और हमारे जब पशु स्वस्थ होंगे तो जो हमारा उद्देश्य है वो कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद तीसरी बात प्रजनन। क्या प्रजनन जरूरी नहीं है? प्रजनन भी जरूरी है, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब उनसे हमें कोई फायदा मिलेगा तब। ठीक है, तो प्रबंधन के अंतर्गत हम इतनी चीजों को आहार, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन, अगर परिभाषा की बात कर ली जाए, जैसे कह दिया जाए पशुधन प्रबंधन को डिफाइन करिए, तो सीधी सी बात एक लाइन में, पशुधन प्रबंधन के अंतर्गत हम पशुओं के रहने के लिए आवास, उनके खाने के लिए आहार, तथा उनके स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी जिस तकनीकी या जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है? पशुधन प्रबंधन कहलाता है। इतनी बात क्लियर। अब हम इससे जुड़े कुछ टर्मों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टर्म होंगे उसके बारे में देखेंगे। जैसे टर्म कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली चीज है कि पशुधन प्रबंधन, पशुओं को हम पाल रहे हैं, जान लिए किन किन पशुओं के बारे में हमें पढ़ना है, और अब प्रबंधन के अंतर्गत किन किन तथ्यों पर हमें ध्यान देना है। लेकिन उसके पहले कुछ चीजों को, कुछ टर्मों को हमें समझना है। यानी पशुधन प्रबंधन एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत कुछ हमें टर्मिनोलॉजी, यानी ये समझ लीजिए शब्दावलियों के बारे में पढ़ना है, शब्दावली के बारे में हमें जानना आवश्यक है। ठीक है ना, अगर हम शब्दावली के बारे में ही नहीं जानेंगे, तो बेसिक चीजें ही नहीं पता होंगी, तो आगे हम पूर्ण रूप से वो कार्य नहीं कर पाएंगे। या जो भी पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनका मतलब नहीं पता है, तो फिर हमें वहां पर परेशानी होती है। तो इसलिए देखते हैं शब्दावली। तो जैसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात सिलेक्शन। क्या? सिलेक्शन, सिलेक्शन हिंदी में कहते हैं इसे चयन है। क्या बोलते हैं? चयन बोलते हैं। अच्छा, चयन से क्या मतलब है? चयन पशुओं का वो समूह होता है, ठीक है, जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। सामान्य
यानी कहने का मतलब सामान्य विशेषताएं अन्य पशुओं की अपेक्षा, कहने का मतलब जैसे पशु होते हैं, जैसे पशुओं का कोई समूह है, उनमें से कोई न कोई जो है एक अलग विभिन्न प्रकार का दिखेगा, उत्कृष्ट दिखेगा, अच्छा दिखेगा। यानी फिनोटाइप तरीके से, जैसे आप लोग बॉटनी में पढ़ते हैं फिनोटाइप, जीनोटाइप, जैसे किसी चीज का सिलेक्शन करना होता है, जैसे ब्रीडिंग में पढ़ते हैं क्या कहते, प्रजनक को अगर जैसे सिलेक्ट करना है तो उसका फिनोटाइप देख के क्या कहते, पौधा उत्कृष्ट है तो उसको अलग कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार समूह में पशु होते हैं और उनकी जो है नस्लों को देखकर, पशुओं को देखकर, उनकी शारीरिक दशा देखकर पशुओं का चयन करना है क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। ये आपका एक बिंदु हो गया सिलेक्शन। फिर उसके बाद अगला बिंदु, अगला बिंदु है जैसे कलिंग, CULLING, कलिंग। कलिंग शब्द कहां पर प्रयोग करते हैं, कलिंग शब्द कहां पर प्रयोग करते हैं, देखते हैं। कलिंग शब्द जो है बीमार पशुओं से है, किससे है, बीमार पशुओं से है। तो कलिंग शब्द होता है बीमार पशुओं को चुनना, जो बीमार पशु है उनको चुनना, बीमार पशु, कलिंग बीमार पशुओं को चुनना होता है, इनको अलग रखना होता है कलिंग। कहने का मतलब यह है बीमार पशु को, जो समूह में रह रहे हैं, अगर कोई पशु बीमार है तो उसको उन पशुओं से अलग, स्वस्थ पशुओं से अलग बीमार पशु को रखना ही क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है, अगला बिंदु है डॉकिंग। कौन सा बिंदु है, डॉकिंग। अच्छा डॉकिंग क्या है, डॉकिंग, तो डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ काटना। किस पशु से रिलेटेड है, डॉकिंग मतलब होता है पूंछ काटना, पूंछ काटना होता है। किससे रिलेटेड है, भेड़ से। भेड़ की पूंछ को काटना क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं। और किस स्टेज पे काटते हैं पूंछ को, जो काटा जाता है किस उम्र में काटा जाता है, तो 1 से 2 सप्ताह का जब हो जाता है पशु यानी भेड़, तो 1-2 पशु यानी जन्म के बाद जब 1-2 सप्ताह की हो जाती है, 1 से 2 सप्ताह, तब जो है उसे काट दिया जाता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, क्यों काटा जाता है, क्योंकि उसकी पूंछ जो है जब चलती है तो भूमि में लथरती हुई चलती है, तो क्या होता है बहुत तरह के बैक्टीरिया उसमें चढ़ जाते हैं उसके शरीर के ऊपर, इसीलिए इसे परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछ सकते हैं, परजीवियों का म्यूजियम किस पशु को कहते हैं, तो भेड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं, भेड़ को कहते हैं। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं शेयर। अगला बिंदु है शेयर। शेयर क्या है, शेयर टर्म से क्या संबंध है, तो शेयर जो है बछड़े के नर प्रजनक को कहते हैं, बछड़े के नर प्रजनक को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं डिहॉर्निंग। अगला टर्म है डिहॉर्निंग। कौन सा टर्म है अगला, डिहॉर्निंग है। देखते हैं डिहॉर्निंग में क्या होता है। डिहॉर्निंग, डिहॉर्निंग बोले तो सींग काटना, क्या, सींग हटाना या सींग काटना, क्या कहलाता है, डिहॉर्निंग। पशुओं की सींग काटना या सींग को हटाना डिहॉर्निंग कहलाता है। तो सींग काटना या सींग हटाना ये कब क्रिया की जाती है, किस स्टेज में की जाती है। टर्म तो हो गया आपका, डिहॉर्निंग जान गए कि नहीं, सींग को काटना या सींग को हटाना है डिहॉर्निंग कहलाता है। लेकिन क्या उम्र होनी चाहिए, तो 1 से 2 सप्ताह की उम्र होती है। कितनी, 1 से 2 सप्ताह की उम्र में डिहॉर्निंग करनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके आगे अगला बिंदु है डिबीकिंग। डिबीकिंग ये क्या होता है, देखिए डिबीकिंग, बीकिंग माने क्या होता है, चोंच। बीकिंग मीन्स चोंच होता है। इसके आगे डी लगा हुआ है,
तो मतलब चोंच को हटाना ही क्या कहलाता है, डिबेकिंग कहलाता है ना। सीधी सी बात है, डिबेकिंग में क्या होता है, चोंच को हटाना, चोंच को हटाना। आपने पढ़ा है पशुधन प्रबंधन में 21 पशु को हम पढ़ेंगे, यानी पशुओं में, यानी पक्षियों को, चोंच तो पक्षियों की होती है। तो मुर्गी किससे रिलेटेड है, मुर्गी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मुर्गी से रिलेटेड है। मुर्गी की चोंच को हटाना क्या कहलाता है, डिबेकिंग कहलाता है। अच्छा, चोंच को हटाएंगे तो कितनी कितनी हटाएंगे, ये भी तो जरूरी है। तो 1/4 भाग, 1/4 भाग ऊपरी वाली चोंच और 1/8 भाग निचली वाली चोंच। ठीक। अच्छा, क्यों हटाते हैं भाई, उसकी जो चोंच होती है लंबी होती है और नुकीली होती है, जिससे उसको पानी पीने में और दाना चुगने में थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कहने मतलब पानी पीने के लिए और दाना चुगने के लिए जब हम लंबी चोंच को काट देंगे तो आसानी से उसको जो है अपना भोजन और पानी दोनों ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए चोंच काटा जाता है या चोंच को हटाया जाता है। चोंच के हटाने की क्रिया ही डिबेकिंग कहलाती है। क्लियर इतनी बात। फिर आगे अगला टर्म देखते हैं, डीवार्मिंग। ये किसी से डीवार्मिंग, अगला टर्म है क्या, डीवार्मिंग। तो ये क्या होता है, डीवार्मिंग क्या होता है देखते हैं। वार्म माने क्या होता है, वार्म, वार्म माने कीड़ा होता है। क्या होता है, कीड़ा, सभी को पता होगा वार्म माने कीड़ा होता है। और डीवार्मिंग, कीड़े को हटाना, डीवार्मिंग कहलाता है। तो अच्छा, कीड़े को कहाँ से हटाएंगे, आप पशुधन पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत प्रबंधन पढ़ रहे हैं, तो भाई मुर्गियों के पेट में जो है आंत से जो है कीड़े को हटाना है। मुर्गियों में जो है, मुर्गियों के पेट से, पेट से जो है कृमि को हटाना क्या कहलाता है, डीवार्मिंग कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, वो आगे का प्रोसेस है, आगे बताया जाएगा। लेकिन जो मुर्गियों को समय समय पर गाकर दवाएं दी जाती हैं, ठीक है ना, तो मुर्गियों को पेट से क्रम को हटाना क्या कहलाता है, डिवार्मिंग कहलाता है। और इसमें जो पहला डोज है कितने दिनों बाद देना चाहिए, पहला डोज, 2 डोज दिए जाते हैं इसी दोनों में, जो उसके पेट में जो है कीड़ों का काम खत्म हो जाता है। तो पहला 4.5 माह पर है, पहला 4.5 माह पर है और दूसरा 6 माह पर है। ये 2 डोज दिए जाते हैं डिवार्मिंग में। यानी मुर्गियों के पेट से क्रम को हटाना ही क्या कहलाता है, हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, किसके द्वारा हटाते हैं, वो रसायन है या कोई मार्बल है या पत्थर है, किससे हटाते हैं वो अलग टॉपिक है। लेकिन मुर्गियों से, मुर्गियों के पेट से क्रम को हटाना क्या कहलाएगा, डिवार्मिंग कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट डोज 4.5 माह, दूसरा डोज 6 माह। क्लियर इतनी बात। ठीक, फिर उसके आगे अगला बिंदु लेते हैं हम, सांड। सांड तो सभी लोग जानते होंगे, सांड है ना। सांड तो प्रजनन के काम में जो नर पशु लिया जाता है, प्रजनन में काम लिया गया नर पशु क्या कहलाता है, सांड कहलाता है आपका। फिर उसके बाद अगला बिंदु लेते हैं, कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म, कैनाबोलिज्म क्या होता है, तो कैनाबोलिज्म जो है एक तरह के लड़ाई करने का वो है, उससे रिलेटेड है। देखा होगा आप लोगों ने, जो मुर्गियां आपस में लड़ने लगती हैं फिर घायल हो जाती हैं। तो कहना मतलब जो कैनाबोलिज्म टर्म है, जो मुर्गियां जो है चोंच मार मार कर जब लड़ाई करती हैं तो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, घायल कर देना,
यानी चोंच मारकर घायल कर देना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। किसमें होता है कैनाबोलिज्म? तो 3 तरीके से पूछा जा सकता है। कैनाबोलिज्म प्रक्रिया क्या है? चोंच मारकर घायल करना। दूसरी बात, किसमें होता है? मुर्गियों में होता है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? कारण पूछा जा सकता है, क्यों होता है कारण? तो कारण ये होता है NaCl की कमी होने पर। क्या? NaCl की कमी होने पर। क्या होने पर? NaCl की कमी होने पर होता है। कैपोनाइजेशन, है ना। कैपोनाइजेशन बधियाकरण क्या होता है? बधियाकरण। कैपोनाइजेशन नहीं सुना होगा तो बधियाकरण शब्द जो है सुना होगा। तो ये जो टर्म है आपका, जो कैपोनाइजेशन किससे रिलेटेड है? बधियाकरण से। किससे है? बधियाकरण से। अच्छा, बधियाकरण में होता क्या है, क्या किया जाता है बधियाकरण, ठीक है ना। बधियाकरण का ही टर्म है कैपोनाइजेशन। बधियाकरण में क्या होता है, जो आपका नर पशु होता है ना, जो पशु होता है, ये जो है सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो किस पशु में होता है, तो सबसे पहली बात तो ये जानिए मुर्गी में। किस में किया जाता है? मुर्गी में किया जाता है। पहली बात, मुर्गी में किया जाता है। दूसरी बात कि इसमें क्या होता है, प्रजनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। प्रजनन क्षमता को जो है समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देते हैं। अच्छा, क्यों किया जाता, क्या क्यों किया जाता, उद्देश्य क्या होता है, आखिर कैपोनाइजेशन करने का उद्देश्य क्या है? अब बात करते हैं उद्देश्य पर। उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहली बात, अधिक मांस उत्पादन के लिए, अधिक मांस उत्पादन के लिए, ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात कि उद्देश्य, जैसे कि बात की जाए उद्देश्य की, तो अधिक मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कहने मतलब उसमें जो है अगर कैपोनाइजेशन कर दिया जाता है, और किसमें किया जाता है? कैपोनाइजेशन का मतलब ही होता है बधियाकरण। दूसरी बात, ये किसमें होता है? मुर्गी में होता है, जिसमें क्या किया जाता है कैपोनाइजेशन में? प्रजनन क्षमता को जो है समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर। उद्देश्य क्या होता है, क्यों समाप्त किया जाता है? तो अधिक मांस उत्पादन। और दूसरी बात ये होती है कि क्वालिटी युक्त जो है मांस रहे। जो भी मांस हमें प्राप्त हो मुर्गियों से, वो हमें जो है क्वालिटीदार प्राप्त हो, ठीक है। ये टर्म था कैपोनाइजेशन। फिर एक कैपेन है। क्या होता है? एक टर्म है कैपेन। कैपेन क्या कहलाता है? कैपन किसे कहते हैं? जो आपका नर मुर्गा होता है, नर मुर्गा, नर मुर्गा क्या कहलाता है आपका? कैपेन कहलाता है। नर मुर्गा क्या कहलाएगा? कैपेन कहलाएगा। अच्छा, नर मुर्गा कैपेन कहलाएगा। दूसरी चीज, इसमें जो कैपोनाइजेशन आपने पढ़ा, उद्देश्य क्या होता है? अधिक मांस उत्पादन करना, क्वालिटी को मेंटेन करना, ठीक है ना, क्वालिटी इंप्रूव होती है। अगली बात, इसमें किया गया जाता है, बधियाकरण में किया गया जाता है। उसके गर्दन पर जो है, मुर्गे की गर्दन में जो है एक नस होती है, एक हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स कौन सा होता है? डाइइथेल स्टिल वेस्टाल होता है। कौन सा हार्मोन्स होता है? एक हार्मोन्स होता है। कैपोनाइजेशन यानी बधियाकरण जो किया जाता है, उसमें एक हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स कौन सा होता है? हार्मोन, हार्मोन कौन सा होता है वो देखिए। हार्मोन्स होता है आपका डाई एथाइल, डाई एथाइल स्टिल वेस्टाल, ठीक। ये हार्मोन पाया जाता है। इस नस को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। अच्छा, ये कब करते हैं, किस स्टेज में? तो उम्र क्या होनी चाहिए? उम्र जो जिस पशु में करना है, मुर्गी में करना है, तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 10 माह की उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? 10 माह। उम्र कितनी होनी चाहिए? 10 माह, ठीक। क्लियर हो गया ये बिंदु। फिर उसके बाद अगला टर्म बात करते हैं फिर अगला कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनके बारे में बात करेंगे। फ्लैशिंग अगला है। फ्लैशिंग, फ्लैशिंग अगला क्या है? फ्लैशिंग है। अच्छा, फ्लैशिंग शब्द किस पशु से रिलेटेड है? तो भेड़ से रिलेटेड है। किससे है? भेड़ से रिलेटेड है। अच्छा, फ्लैशिंग में क्या होता है? फ्लैशिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा आहार देना। क्या? एक्स्ट्रा
आहार देना, एक्स्ट्रा आहार देना क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। लेकिन किन पशुओं को? भेड़ को। ठीक है, भेड़ों में कहने का मतलब एक्स्ट्रा आहार देना क्या कहलाएगा? फ्लशिंग कहलाएगा। अच्छा, ये कब दिया जाता है? बात तो ये भी आता है ना कि कब एक्स्ट्रा आहार दिया जाता है? जब आपका पशु यानी ब्याने वाला होता है, ब्यात का जब समय आता है, ब्यात के समय के 3 से 4 सप्ताह पूर्व, 3 से 4 सप्ताह पूर्व जब हम पशुओं को एक्स्ट्रा आहार देना शुरू कर देते हैं, क्या एक्स्ट्रा आहार देना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वोटर। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्लशिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लशिंग कहलाती है। क्लियर इतनी बात? फिर अगला इसी से रिलेटेड, एक्स्ट्रा आहार से ही रिलेटेड है, स्टमिंग अप। स्टमिंग अप, ठीक है। स्टमिंग अप क्या है? इसमें भी होता है एक्स्ट्रा आहार देना। एक्स्ट्रा आहार देना होता है। अच्छा, ये टर्म किस पशु से रिलेटेड है? कहां पर प्रयोग करेंगे? आपका फ्लशिंग था, भेड़ में प्रयोग करते हैं। लेकिन स्टमिंग अप कहां पर प्रयोग किया जाता है? गाय भैंसों के लिए प्रयोग किया जाता है। कहां पर प्रयोग किया जाता है? गाय भैंस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है स्टमिंग अप में? एक्स्ट्रा आहार देना होता है। कब देना होता है? जब पशु ब्याने वाला होता है, उससे पूर्व का कुछ समय होता है। वो समय कितना होता है? 5 से 6 सप्ताह पूर्व। कितने समय पहले? 5 से 6 सप्ताह पूर्व। 5 से 6 सप्ताह पूर्व पशुओं को एक्स्ट्रा आहार देना क्या कहलाता है? स्टमिंग अप कहलाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाउन कवर। ऊपर देखते हैं, डाउन कवर क्या होता है? डाउन कवर डाउन कवर टर्म वो है जब पशु जो है ब्याने वाला होता है, उसके पहले का जो अनुमानित समय होता है, यानी कि ये कह लीजिए 15 दिन पूर्व का समय, ब्याने से यानी ब्यात से 15 दिन पूर्व का समय क्या कहलाता है? डाउन कवर कहलाता है। क्या कहलाता है? डाउन कवर कहलाता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद अगले टर्म पर बात करते हैं। अगला टर्म है आपका कास्टिंग। अगला टर्म कौन सा है? कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग क्या होता है? पशुओं से ही रिलेटेड है। अब एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं तो इसी के अंतर्गत चर्चा होगी। इसी से जितने भी टर्म हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो कास्टिंग क्या होती है? तो कास्टिंग पशुओं को जमीन पर गिराने की प्रक्रिया। पशुओं को जमीन पर गिराने को क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पशुओं को जमीन पर क्यों गिराते हैं? भाई कोई ना कोई उपचार करना होता है, या उनके साथ कोई ना कोई, जैसे उनको कोई समस्या हो गई, कोई दवा देनी है, वो ग्लूकोज देना है, इंजेक्शन देना है, कोई दवा देना है, तो उनको गिराना पड़ता है। तो पशुओं को गिराने की क्रिया क्या कहलाएगी? कास्टिंग कहलाएगी। अच्छा, पशुओं को एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी चाहिए। अच्छा, महत्वपूर्ण बात ये, पशु गिराएंगे, दाएं गिराएंगे कि बाएं गिराएंगे? भाई दो ही साइड में गिरा सकते, उल्टा तो गिरा नहीं सकते। तो किस साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड गिराना चाहिए, ये बताइए। तो पशुओं को जो है लेफ्ट साइड गिराना चाहिए। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। अच्छा, ऐसा क्यों? लेफ्ट साइड में ही क्यों गिराया जाता है? राइट साइड में क्यों नहीं गिराया जाता? तो जो राइट साइड होता है आपका, ठीक है ना, इसकी तरफ क्या होता है? अमाशय होता है। क्या होता है? अमाशय होता है, इसलिए राइट साइड में नहीं गिराते। अगर राइट साइड पर पशु को गिरा दिए तो ये गलत तरीका होता है, उस पर पशु की जान भी जा सकती है, क्योंकि अमाशय होता है। और उससे जो है पशु जब उस साइड में गिरता है, राइट साइड में, तो होता क्या है, पशु जो है उसकी जो सांसें हैं जो फूलने लगती है, और वो जो है थक जाता है और शरीर उसको ढील पड़ जाती है। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि पशु काफी गंभीर हालत हो जाती है और पशु मरने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए पशुओं को जो है लेफ्ट साइड में ही गिराना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया कास्टिंग। फिर उसके बाद अगला टर्म है ब्रॉयलर। क्या है? ब्रॉयलर।
अगला टर्म है बॉयलर। तो बॉयलर क्या होता है? बॉयलर किससे रिलेटेड है? ब्रॉयलर। ब्रॉयलर टर्म किससे रिलेटेड है? मुर्गियों से है, लेकिन किस प्रकार की मुर्गियों से है? तो ब्रॉयलर जो है मांस के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। मांस उत्पादन वाली मुर्गियों को, मांस उत्पादन, जो जिन मुर्गियों से हमें मांस प्राप्त होता है उन मुर्गियों को क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर बोलते हैं। ठीक है ना? अच्छा, जो ब्रॉयलर मुर्गियां होती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं? ब्रॉयलर मुर्गियां होती हैं, उनमें कहने का मतलब जब वो तैयार की जाती है, कहने का मतलब उनका पालन होता है, ठीक है ना, पोल्ट्री फार्म डाले जाते हैं, तो कितने दिन में जो ब्रॉयलर मुर्गियां होती है कितने किलो की हो जाती हैं? तो जो ब्रॉयलर मुर्गियां होती हैं 6 से 7 या 6 से 8 सप्ताह में किलो 1.5 किलो की हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? यानी 6 से 8 सप्ताह में जो है किलो 1.5 किलो की हो जाती है। कितनी? 1 से 1.5 किलो की हो जाती है। ठीक है। और जो आपकी 9 से 12 माह ओल्ड हो जाती है, 9 से 12 सप्ताह की जो मुर्गियां हो जाती हैं, ब्रॉयलर मुर्गियां, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? रोस्टर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? रोस्टर्स। कहते हैं रोस्टर्स मुर्गा है, तो कहने का मतलब जो 9 से 12 सप्ताह पुराना हो जाएगा, ठीक है ना, कहने का मतलब 9 से 12 सप्ताह पुराना हो जाएगा, वो मुर्गा क्या कहलाएगा? रोस्टर्स कहलाएगा। ब्रॉयलर शब्द किसके लिए बना है? मांस उत्पादन वाली मुर्गियों के लिए। अच्छा, उसी के बाद हम लेयर एक शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? लेयर होता है। ये भी मुर्गियों से है। लेयर जो है अंडा उत्पादन वाली मुर्गियों से संबंधित है। किससे? अंडा उत्पादन। किन मुर्गियों को बोला जाता है? जिनसे अंडा का उत्पादन होता है वो लेयर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लेयर। अंडा उत्पादन से रिलेटेड टर्म है। ठीक है। फिर उसके बाद अंडा देना शुरू करती है कितना? 5 से 6 सप्ताह बाद जो है अंडा देना प्रारंभ कर देती हैं। और यही जो अगर 5 से 6 माह बाद जो है, हाँ देखिए, 5 से 6 माह बाद ये अंडा देने के लिए उपयुक्त हो जाती हैं, ये अंडा देने लायक हो जाती हैं। लेकिन फिर जो ये है 72वें सप्ताह बाद, कौन से? 72वें, ये यहाँ पर जो 5 से 6 माह मतलब कि 20 से 22 सप्ताह होगा। 20 से 22 सप्ताह बाद जो है मुर्गी अंडा देने योग्य हो जाती है। लेकिन 72वें सप्ताह बाद जो मुर्गी जो अंडा दे रही है, 72वें सप्ताह बाद जो है वो क्या कहलाती है? अगर 72 सप्ताह बीत गए हैं, ठीक है ना, तो वो ब्रूडी हेन कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रूडी हेन। अगर जैसे पूछ लिया जाए ब्रूडी हेन से क्या तात्पर्य है, तो जो अंडा देने वाली मुर्गी होती है, अगर वो 72 सप्ताह, यानी कि 72 सप्ताह के बाद जो है, जैसे अंडा दे रही लगातार 72 सप्ताह दिया, उसके बाद की जो मुर्गी है, कहने का मतलब वो क्या कहलाएगी? उसको क्या है, किस नाम से जानते हैं? ब्रूडी हेन कहलाते हैं। क्या कहलाती है? ब्रूडी हेन कहलाती है। क्लियर इतनी बात? फिर आगे अगले टर्म की बात करते हैं, देखते हैं। अगला टर्म है ग्रोवर मैनेजमेंट। ग्रोवर मैनेजमेंट। ग्रोवर मैनेजमेंट। अच्छा, ग्रोवर मैनेजमेंट से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ग्रोवर मैनेजमेंट ये भी ग्रोवर मैनेजमेंट मुर्गियों से रिलेटेड टर्म है। किससे रिलेटेड है? मुर्गियों से रिलेटेड है। किससे? मुर्गी से रिलेटेड है। इनके जो चूजे होते हैं, इनके जो चूजे होते हैं, जो चूजे के जो 8 सप्ताह की आयु होती है, 7 से 8 सप्ताह की जो आयु होती है, सप्ताह की जो आयु होती है, ठीक है ना, इनकी आयु से जो उत्पादन आयु तक, 7 से 8 सप्ताह की आयु से फिर उत्पादन की आयु तक, ठीक है, कि समय तक का जो पालन पोषण में इनमें जो, कहने का मतलब खर्च होता है, पालन पोषण के लिए जो उपयोगी होता है, यानी जो प्रबंधन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है, जो चूजे होते हैं, चूजे के जो जब 7-8 सप्ताह के हो जाते हैं, 7-8 सप्ताह से लेकर जब तक उनमें उत्पादन तक की क्षमता नहीं आ जाती, यानी कि उत्पादन की आयु होती है, एक तरह से कह लीजिए, उनके बीच में जो उनके राशन खाने पीने का जो प्रबंधन किया जाता है, वही आपको क्या कहलाता है? ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। फिर उसके बाद अगला टर्म बात करते हैं टीजर बुल। अगला बिंदु है टीजर बुल।
क्या है टीजर बुल? टीजर बुल नसबंदीकृत सांड को कहते हैं। टीजर बुल किसे कहते हैं? नसबंदीकृत सांड को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? नसबंदीकृत सांड को क्या बोलते हैं? टीजर बुल कहा जाता है। अच्छा, नसबंदी क्यों की जाती है? अच्छा, उपयोग क्या है भाई? टीजर बुल बोला जाता है और उसमें जो है नसबंदीकृत सांड को ही क्या टीजर बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं। तो अच्छा, इनका उपयोग क्या होता है? मादा पशु में मदगाल को पहचानने के लिए इनका उपयोग क्या है? सीधी सी बात है, मादा पशु में मदकाल को पहचान करने के लिए, ठीक है ना, क्या किया जाता है? नसबंदी की जाती है और उन नसबंदी पशु को क्या कहते हैं? टीजर बुल कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है बुलक। अगला टर्म है बुलक। अगला टर्म कौन सा है? बुलक। बुलक क्या है? किससे रिलेटेड है बुलक टर्म? तो बुलक टर्म जो है आपका है बधियाकृत नर पशु से है। किससे है? बधियाकृत नर पशु से है संबंधित। ठीक है, बधियाकृत नर पशु से संबंधित है। और इसका बधिया करने उद्देश्य क्या होता है? जैसे मांस उत्पादन हो गया, कृषि कार्य हो गए, जितने भी कृषि के कार्य करने हेतु बुलक का प्रयोग किया जाता है। मांस उत्पादन के लिए, मांस के पर्पज के लिए बुलक का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला टर्म है, देखते हैं जल्दी से, डम्ड पेल। अगला डम्पेल वर्तनी है, एक ये टर्मिनोलॉजी है डम्पेल। अच्छा, डम्पेल किससे रिलेटेड है? डम्पेल बर्तनों से रिलेटेड है। कैसे बर्तनों से रिलेटेड है? हम जो दूध निकालने के लिए जिन बर्तनों का प्रयोग करते हैं उन्हें डम्पेल कहा जाता है। अच्छा, डम्पेल ही क्यों कहा जाता है? अच्छा, इसमें बर्तन की क्या कोई विशेषता होती है जो उन्हें डम्पेल कहा जाता है? तो इनके जो दूध धोने वाले बर्तन होते हैं उनके जो मुहरे होते हैं, जैसे ये आपका बर्तन है, ये मटका है, तो इसका जो मटका होता है, इसका जो मुंह होता है, ठीक है ना, क्या होता है? मुंह। मुंह वो सकरा होता है। इनके दूध रखने वाले जो बर्तन होते हैं उनके मुंह जो है सकरा होना चाहिए, ठीक है ना। सकरे मुंह वाले बर्तन क्या कहलाते हैं? आपके डम्पेल कहलाते हैं। यानी दूध